नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी मुख्य सेविका क्लास 20 और स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पर है। पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का। सब्जियों के रेशे छूने में कैसे होते हैं? ठंडे, निर्जीव, चमकदार या फिर गर्म होते हैं? फाइबर की बात यहाँ पर की जा रही है। सब्जियों में फाइबर पाया जाता है और फाइबर छूने में कैसे होते हैं? तो ठंडे होते हैं। ठंडे क्यों लगते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति की वजह से, ऑक्सीजन O2 की उपस्थिति की वजह से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 62। सेशन को आप सभी प्लीज़ लाइक और जितना हो सके आप लोग प्लीज़ शेयर कर दिया करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बाकी की क्लासेज अगर आपने न देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियोज़ देख लीजिएगा। फल तथा सब्जी अच्छे स्रोत होते हैं निम्न में से किसके? तो फल तथा सब्जी खनिज लवण यानी मिनरल्स, विटामिन और रेशे इनके अच्छे स्रोत होते हैं। फल और सब्जियों के बारे में बताया जाता है कि जैसे विटामिन, ज़्यादातर जो विटामिन आपको है इनमें प्राप्त हो जाते हैं। और फल और सब्जियों में फाइबर पर्याप्त मात्रा में होता है। फाइबर क्या करते हैं? स्वयं डाइजेस्ट नहीं होते, पाचन इनका नहीं होता, लेकिन पाचन में सहायता करते हैं। और जो विटामिन होते हैं विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर आप राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 63। अंडा तथा दूध सुरक्षित रहते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट में यहाँ पर टेम्परेचर दिया हुआ है, सेंटीग्रेड में नहीं है, डिग्री फ़ारेनहाइट में है। जैसे आप देखेंगे शरीर का जो तापमान कितना होना चाहिए, 36.8 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर इसी को 37 डिग्री सेंटीग्रेड भी बोल दिया जाता है। और इसी को जो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यही 98.6, 99, 100 पहुँच गया तो फीवर हो जाता है। और अगर आपको न पता हो तो डॉक्टर बोलेंगे आपको तो 100 डिग्री बुखार हो गया, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि फ़ारेनहाइट में है। तो जानते रहिए आप सभी इसको। तो यहाँ पर 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर इतना टेम्परेचर है तो इस टेम्परेचर पर, इस तापमान पर अंडा और दूध सुरक्षित रहते हैं। और अगर यही तापमान थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो जो जीवाणु होते हैं उनकी सक्रियता बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये खराब होंगे। इसको आप लोग डिग्री सेंटीग्रेड पे बता सकते हैं क्या, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर है ये लगभग। इसके अलावा फल है, दूध है, दूध तो हो गया, फल, सब्जी, मांस, इन सभी को जो है ठंडे तापमान पर रखा जाता है इनको खराब होने से बचाने के लिए। तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास का टेम्परेचर जो है रखा जाता है, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास का। 63 का सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64। खाद्य उत्पादन में सही खतरा क्षेत्र, डेंजर जोन कौन सा है? यहाँ पर देखिए बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। 41 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 135 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको मतलब समझ में आया क्वेश्चन का? अभी हमने क्या बताया कि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठीक है, यहाँ तक जो है खाद्य उत्पाद खराब नहीं होंगे इतने टेम्परेचर पर उनको रखने से, या फिर इससे कम तापमान पर है 35, 36, 37, 38, 39, 40 तक। लेकिन अगर यही 41 या फिर 41 से ऊपर टेम्परेचर गया तो खाद्य उत्पादन के लिए डेंजर जोन हो गया, खतरा क्षेत्र हो गया। इस तापमान पर खाद्य पदार्थों को ज़्यादा देर तक रखने से वे उसमें जीवाणुओं की सक्रियता बढ़ने की वजह से खराब होने लगते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया आप सभी को? और राइट आंसर यहाँ पर बी है। क्वेश्चन नंबर 65। किस कार्य प्रणाली के द्वारा नमक की उच्च सांद्रता, हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, परिरक्षक की तरह कार्य करती है? प्रिजर्वेटिव, परिरक्षक की तरह कार्य करती है। नमक का उसमें क्या रोल होता है? तो नमक की जो उच्च सांद्रता होती है, उच्च सांद्रता का मतलब होता है कि नमक की मात्रा ज़्यादा, एक निश्चित क्वांटिटी में नमक उसमें ज़्यादा बढ़ा दिया जाए। ऐसा क्यों होता है? नमक या साल्ट जो होते हैं ये मॉइस्चर को, नमी को सोखते हैं। इसके अलावा जो एंजाइम्स होते हैं उनकी सक्रियता को घटाते हैं,
सूक्ष्म जीव होते हैं उनके लिए ऑक्सीजन को घटा देते हैं, एंजाइम को सक्रिय होने नहीं देते हैं, ऑक्सीजन को घटा देते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा को, तो सूक्ष्म जीव पनपने नहीं पाते हैं, नमी को सोख लेते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। 65 का डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपको किसी भी प्रश्न के आंसर पता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो के लास्ट में वीडियो कैसा लगा ये भी आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पाश्चुरीकरण किसके संरक्षण की विधि है? तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है लुईस पास्चर। आप सभी ने नाम सुना होगा, लुईस पास्चर। और इनको जो है आधुनिक जीवाणु विज्ञान का संस्थापक कहा जाता है। आधुनिक जो मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी है, जीवाणु विज्ञान है, उसका संस्थापक कहा जाता है। याद रहेगा आप सभी को, जीवाणु विज्ञान, आधुनिक जीवाणु, लुईस पास्चर। इन्होंने ही पाश्चुरीकरण की खोज की है, और इसमें दूध या अन्य द्रव्य पदार्थों को निश्चित समय तथा निश्चित तापमान तक गर्म किया जाता है। निश्चित समय के लिए और निश्चित तापमान पर गर्म किया जाता है, जिससे उनमें उपस्थित रोगाणु नष्ट हो जाते हैं, और उसके बाद उनको ठंडा करने की भी विधि होती है। जैसे इसमें 2-3 विधियां हैं, देख लेते हैं एक बार पाश्चुरीकरण में। ये तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर राइट आंसर क्या है, दूध हो जाएगा। तो सबसे पहली विधि यहाँ पर है होल्डिंग या बैच विधि। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, होल्डिंग या बैच विधि। इसी को हम लोग HBS मेथड भी कहते हैं, HBS, होल्डिंग बैच विधि। इसमें क्या होता है, दूध को 65 डिग्री सेंटीग्रेड 65 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं, 30 मिनट तक गर्म करते हैं। और उसके पश्चात 30 मिनट तक गर्म हो गया 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर दूध। उसके पश्चात तुरंत दूध को ठंडा किया जाता है, तेज़ी के साथ दूध को ठंडा किया जाता है। तो ये तो हो गया होल्डिंग या बैच विधि दूध के पाश्चुरीकरण की, और ये पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड यहाँ पे होता है उच्च तापमान निम्न समय विधि, HTST, हाई टेम्परेचर निम्न समय, ठीक है, स्मॉल टाइम। तो उच्च तापमान निम्न समय विधि, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उच्च तापमान और निम्न समय, नाम से ही क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पर जो है तापमान रखते हैं 72 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर समय रखा जाता है 15 सेकेंड के लिए। मतलब दूध को 15 सेकेंड तक 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके शीघ्रता से ठंडा किया जाता है। और तीसरी विधि आप देख लीजिए इसके बाद, थर्ड विधि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नीचे, यहाँ पर अति उच्च तापमान विधि, UHTS, अति उच्च तापमान विधि, अति उच्च तापमान विधि, ठीक है, अति उच्च तापमान विधि। इसमें जो है दूध को 93.4 डिग्री सेंटीग्रेड, 93.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 सेकेंड तक गर्म करते हैं। 93.4, माफ़ी चाहूँगा, 5 नहीं, ये सेंटीग्रेड हो गया, यहाँ पे 3 सेकेंड तक गर्म करते हैं। 93.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं, तथा 149.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 सेकेंड के लिए गर्म करके, 149.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये हो गया आपका 1 सेकेंड तक, 1 सेकेंड तक गर्म करके शीघ्र ही दूध को 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है। 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक दूध को ठंडा किया जाता है, कूल किया जाता है। तो अति उच्च तापमान विधि UHTS में क्या होता है, दूध को 93.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3 सेकेंड तक गर्म करते हैं। 149.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 सेकेंड तक गर्म करते हैं, और इसके बाद दूध को शीघ्रता से ठंडा करके 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका तापमान किया जाता है। तो ये 3 विधि होती हैं पाश्चुरीकरण की। क्वेश्चन नंबर 7,
कुछ अगर आपको नोट करना हो आप नोट कर सकते हैं, नोट करने से चीज़ें आपको अच्छे से और ज़्यादा समय तक याद रहती हैं। एक धात्री स्त्री किसको बोलते हैं, पहले आप ये बताइए कमेंट करके। आप सभी बताइए अगर आपको पता हो। एक धात्री स्त्री जिसका शिशु 8 महीने का है के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो धात्री स्त्री या धात्री माता उन स्त्री को कहते हैं जो बच्चे को स्तनपान कराते हैं और देख रेख करती हैं। स्तनपान और देख रेख करने वाली माताओं को धात्री माता कहा जाता है। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, WHO की भी अनुशंसा है कि 6 महीने तक शिशु को केवल माँ का दूध दिया जाए। तो धात्री माता के लिए पहले 6 महीने में प्रतिदिन 550 अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। पहले 6 मंथ के लिए, पहले 6 महीने के लिए, फर्स्ट 6 मंथ के लिए 550 कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि अगले 6 महीनों में प्रतिदिन प्लस 400 कैलोरी अतिरिक्त की आवश्यकता होती है। उसके बाद जो समय होता है, मतलब 6 से लेकर के फिर 12 माह तक 400 कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये जो अतिरिक्त कैलोरी, इनकी पूर्ति कैसे हो सकती है? अनाज, दालें, दूध, दही, पनीर, फलों के रस, सूप, साग, भाजी आदि से प्राप्त किया जा सकता है। तो पहले जो शुरू से, मतलब पहले दिन से लेकर के 6 महीने तक धात्री माता को प्रतिदिन, यानी दूध पिलाने वाले, स्तनपान कराने वाली माता को प्रतिदिन 550 अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। इसको याद रखिएगा बिल्कुल ऐसे ही। और उसके बाद ये यहाँ पर क्या पूछा है, 8 माह का शिशु है तो 6 से लेकर के 12 माह तक, तो 8 माह इसके बीच में आ जाएगा। तो 6 से लेकर के 12 माह तक 400 कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो प्रश्न के हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा बी। अगर यही यहाँ पर 8 महीने की जगह 4 माह, 3 महीने, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने होता तो यहाँ पर राइट आंसर होता 550 कैलोरी। प्रश्न सभी को समझ में आ गया? सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 68, बच्चे के आहार में अनुपूरक भोजन की शुरुआत किस उम्र से होनी चाहिए? अनुपूरक भोजन, 6 महीने तक तो माता का दूध बच्चे के लिए पूरा होता है, लेकिन जब बच्चा 6 से 7 महीने का हो जाता है तो उसके पोषक तत्वों की जो आवश्यकता होती है वो माता के दूध से पर्याप्त नहीं होती है, और उसके अतिरिक्त जो इन्हीं पोषक तत्वों की मांग को इसके लिए जो है अनुपूरक भोजन की आवश्यकता होती है। और अनुपूरक या इसी को कह लीजिए ऊपरी भोजन, मतलब माँ के दूध के अलावा ऊपरी जो भी खाद्य पदार्थ या जो भी भोजन या फिर जो भी पोषक आहार दिया जाता है, इसमें आयरन, मिनरल्स, आयोडीन, विटामिन्स, इन सभी की पूर्ति की जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने के आसपास से। 6 महीने का जब बच्चा हो जाए तो अनुपूरक भोजन की शुरुआत कर देनी चाहिए। बाकी जो चीज़ें हमने आपको यहाँ पर बताई है कि अनुपूरक भोजन की आवश्यकता और उसमें क्या क्या चीज़ें, किन पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 69, प्रयोगशाला में कार्य करते समय छात्रों में किस दृष्टिकोण का विकास होता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का। प्रयोगशाला में जब आप चीज़ों को करके देखते हैं तो आपके अंदर चीज़ों को डीपली, गहराई तक जानने का अवसर मिलता है। वो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहती हैं। करके सीखना ही एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। किसी चीज़ को हम करके सीखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, सभी संस्कृतियों में शिशु लगभग एक समान आयु में बबलाना प्रारंभ करते हैं, जो इंगित करता है कि यह व्यवहार प्रभावित होता है। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर देख लीजिए सबसे पहले आप, परिपक्वता के द्वारा। मतलब किसी भी समाज में जो शिशु होता है एक समान आयु में, एक ऐसी आयु आती है, एक समान आयु हर समाज में ऐसा होता है शिशु के लिए, जहाँ पर बच्चे कुछ न कुछ बोलने का प्रयास करते हैं, बबलाते हैं। तो ये जो है किसकी तरफ, किस व्यवहार की को इंगित करता है? परिपक्वता, कि उनमें जो है परिपक्वता का जो असर होता है, उनके मानसिक और बौद्धिक
विकास पर भी पड़ता है। तो मानसिक और बौद्धिक विकास, परिपक्वता की तरफ बच्चा अग्रसर होता है, धीरे धीरे चीज़ों को सीखने का प्रयास करता है। 70 का सी। क्वेश्चन नंबर 71, ब्रूनर के अनुसार बालक की मानसिक अनुभूतियों का तरीका कौन सा सही नहीं है। ये कभी कभी हम लोग नहीं देख पाते हैं, तो प्रश्न ही गलत हो जाता है हमारा। तो ब्रूनर के अनुसार बालक की मानसिक अनुभूतियों का तरीका मूर्त संक्रियात्मक नहीं होता है, बाकी ये तीनों होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का राइट आंसर आप देख लीजिए। अब आगे यहाँ पर देखिए ध्यान से, और थोड़ा सा इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो हमें यहाँ पर एक चीज़ तो समझ में आ गया कि जो ब्रूनर महोदय हैं, इन्होंने इनके अनुसार शिशु अपनी मानसिक अनुभूतियों को 3 प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं। मानसिक अनुभूतियों को 3 प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? पहला हो गया आपका दृश्य प्रतिमा विधि। याद रखिएगा, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। और जब भी कोई भी क्वेश्चन आप पढ़िए ना, केवल आप ऑप्शन देख करके मत आगे निकल जाइए, उसके बारे में अच्छी से पढ़ लीजिए, ताकि उस तरह का फिर दोबारा प्रश्न आए तो प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे से पहले से आता रहे। तो दृश्य प्रतिमा विधि में क्या होता है? इस विधि में बालक अपनी अनुभूतियों को अपने मन में कुछ दृश्य इमेजेस बना लेगा, कुछ कल्पना करके, इस प्रकार से। और इस अवस्था में बच्चा जो है प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है। कोई चीज़ बच्चा देखा, उसके बारे में मन में सोच रहा है, इसी को बोलते हैं दृश्य प्रतिमा विधि। दृश्य देखा सामने, फिर उसकी प्रतिमा मन के अंदर वो बना रहा है। समझ में आया आप सभी को? दूसरा विधि इसमें देखिए सक्रियता, जिसके द्वारा बच्चा अपनी मानसिक अनुभूतियों को व्यक्त करता है। सक्रियता में क्या होता है कि बच्चा अनुभूतियों को शब्दहीन एक्टिविटीज़ के द्वारा, जैसे बच्चे को भूख लगी, बच्चा रोना शुरू कर देगा, वो कुछ बोलेगा नहीं, रोना शुरू कर देगा। तो ये क्या हो गया? शब्दहीन क्रिया हो गया अपनी अनुभूति को प्रकट करने का शिशु के लिए। इसी को बोलते हैं सक्रियता विधि। और तीसरा विधि क्या है ब्रूनर के अनुसार मानसिक अनुभूतियों को प्रकट करने का शिशु के लिए, बच्चे के लिए? सांकेतिक विधि। सांकेतिक विधि में क्या होता है? बच्चा अपनी अनुभूतियों को संकेत के माध्यम से व्यक्त करता है। संकेत मतलब कैसे समझेंगे इसको आप? जैसे कोई ध्वनि बोल करके, कोई अपनी ध्वनि बोल करके, इस प्रकार से अपने अनुभवों को या फिर अपने मनोभावों को प्रकट करता है। समझ में आ गया आप सभी को? चलेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 72, सामाजिक स्तरीकरण एवं सामाजिक विभाग से संबंधित है। सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक विभाग से संबंधित है। तो जाति सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक विभाजन से संबंधित है। ए वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कैसे? थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे प्रत्येक जो बच्चा होता है, जन्म लेता है, तो जन्म के साथ साथ कुछ उसको गुण प्राप्त होते हैं, कुछ अपने माता पिता से, कुछ उसे निर्देश या कुछ चेतना उसे प्राप्त होते हैं, उस व्यक्ति या उस बच्चे को क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को? तो यहाँ पर जाति से यहाँ पर मतलब ये है। क्वेश्चन नंबर 73, डीपीटी को विस्तारित करें। ये क्वेश्चन तो बहुत बार मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, किसी न किसी क्वेश्चन में जो भी बीमारियों वाला प्रश्न रहा होगा। तो डीपीटी, इसकी खुराक कब कब लगती है, कितने कितने महीने पर लगती है? क्वेश्चन करा चुके हैं इसका, अगर आपको पता हो तो आंसर जरूर करिए। तो डीपीटी का पहले पूरा नाम आप जान लीजिए, डिप्थीरिया, परट्यूसिस और टिटनेस। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। डिप्थीरिया जो है श्वास नली की बीमारी होती है। परट्यूसिस, इसी को काली खांसी, कुकर खांसी भी बोला जाता है। इसी को काली खांसी या फिर कुकर खांसी भी बोला जाता है, याद रखिएगा, कुकर खांसी भी बोला जाता है। और परट्यूसिस या कुकर खांसी या काली खांसी, ये एक जीवाणु से होने वाली बीमारी होती है, संक्रामक बीमारी है। इसमें जब बच्चा खांसता है, छींकता है, तो कीटाणु हवा में फैल जाते हैं और दूसरे व्यक्तियों को भी संक्रमित कर देते हैं। और जो जीवाणु है उसका नाम क्या है, ये क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं। अगर आप रेगुलर अगर आप वीडियो सभी देखे होंगे, सभी क्लासेस, आपको याद होगा अच्छे से। बोर्डटेला परट्यूसिस,
और ध्यान दीजिएगा, मैं हमेशा आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन को और रिवाइज भी करता हूँ चीज़ों को, ताकि आप जो पहले क्लास कर चुके हैं आपको वो सब चीज़ें याद रहें, भूलना नहीं चाहिए। तो बोर्डटेला परट्यूसिस ये जीवाणु होता है परट्यूसिस बीमारी के लिए। इसी को काली खांसी, कुकर खांसी भी कहा जाता है। तो 3 बीमारियां हो गई डीपीटी में। इसी को 3 एंटीजेंस जो सुरक्षा बोलते हैं, कौन सा टीका होता है, तो वहाँ पर भी यही आंसर होगा, डीपीटी का टीका। हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कब कब इसका टीका बच्चे को लगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, कुकर खांसी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। अभी हमने आपको बताया कि परट्यूसिस, बोर्डटेला परट्यूसिस नामक जीवाणु से होने वाली बीमारी है, संक्रामक बीमारी है, और इसी को काली खांसी, कुकर खांसी या फिर परट्यूसिस कहा जाता है। इसके लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है बच्चे को। शिशु द्वारा मुंह से भोजन निकालने के इशारे का अर्थ है कि शिशु को आप खाना खिला रहे हैं, अब खाना उसके मुंह के अंदर पेट में नहीं जा रहा, निकल नहीं रहा बच्चा, अब वो बाहर खाना जो है बाहर कर रहा है भोजन। इसका मतलब क्या है कि बच्चा जो है अब भूखा नहीं है, वह पूरी तरह से संतृप्त हो चुका है, भोजन अब उसको नहीं चाहिए। जब चाहिए होगा तो बच्चा रोना शुरू कर देगा। और रोने को हमने किसके अंतर्गत, किस मानसिक अनुभूति के अंतर्गत देखा था, सक्रियता विधि के अंतर्गत। अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे ब्रूनर वाला, ठीक है, वह संतृप्त है और भूखा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76, वह बालक जो दोनों हाथों का प्रयोग करे कहलाता है एम्बीडेक्स्ट्रस, उभय हस्त। इसको याद रखिएगा, ठीक है, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। एम्बीडेक्स्ट्रस, उभय हस्त, 76 का सी। क्वेश्चन नंबर 77, किसके दूध में थोड़ी चीनी डाल दी जाए और कुछ वसा, कुछ फैट उसमें से निकाल दिया जाए तो उनका दूध या उसका दूध माँ के दूध जैसा हो जाता है। बकरी के दूध में, बकरी के दूध में अगर थोड़ी सी चीनी डाल दी जाए और थोड़ा सा फैट बकरी के दूध से निकाल दिया जाए तो वह दूध माँ के दूध जैसा हो जाता है। तो यहाँ पर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 78, शिशु में माँ के प्रतिजीवियों से पाई गई निष्क्रिय कृत्रिम प्रतिरक्षा कितने महीने तक ही होती है। 6 महीने तक माँ का दूध पर्याप्त होता है बच्चे के लिए, उसमें बच्चे के लिए प्रतिरक्षा तंत्र का भी उसमें कार्य होता है माँ के दूध के द्वारा ही। तो 3 से लेकर के 6 महीने तक, 3 से लेकर के 6 महीने तक शिशु में माँ के प्रतिजीवियों, एंटीजन एंटीबॉडी, एंटीजन ही एंटीबॉडी का निर्माण करता है, प्रतिरक्षा का निर्माण करता है। एंटीजन प्रतिजीव बोलते हैं उसको, प्रतिजीवी बोलते हैं, वहाँ से प्रतिरक्षा का निर्माण होता है, एंटीबॉडी का निर्माण होता है। तो 3 से 6 महीने तक माँ के प्रतिजीवियों से पाई गई निष्क्रिय कृत्रिम प्रतिरक्षा से शिशु को प्राप्त होते हैं स्वतः। 78 का बी। क्वेश्चन नंबर 79, प्रसव के बाद, डिलीवरी के बाद शिशु की नाल को कब काटना चाहिए। हालांकि इसका नियमतः पालन कितना किया जाता है आप सभी जानते हैं। प्रसव के थोड़ी देर बाद जब उसमें स्पंदन रुक जाता है तब इसे नाभि से थोड़ी ऊपर काट दिया जाता है, जो बाद में सूख कर 8 से 10 दिनों में अलग हो जाता है, जब उसमें स्पंदन रुक जाए। लेकिन जानते हैं कि जो नर्स, मतलब देखिए मैं किसी के लिए कह नहीं रहा हूँ, बट ये जो नियमतः चीज़ें होनी चाहिए और इसका पालन होना चाहिए, तुरंत नहीं काटना चाहिए। उससे क्या होता है, बच्चे को दर्द होता है, तकलीफ होती है। और ये जो गर्भनाल होता है, शिशु की नाल, गर्भनाल, माँ से इसे आहार प्राप्त होता है, श्वसन भी करता है इसी के माध्यम से। एक क्वेश्चन हमने कराया था ना, बच्चा जो है एक जो तैरता है, एक लिक्विड होता है जो उसकी किडनी से स्राव होता है और उसका फिर एब्जॉर्ब कैसे करता है, वो क्वेश्चन अगर आपको याद होगा अच्छे से, वो क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का देख लीजिए, यहाँ पर टोटल 20 क्वेश्चन ही हमने ले रखे थे। गर्भकालीन विषाक्तता संबंधित होती है, गर्भकालीन विषाक्तता, यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा, सूजन, उच्च रक्तचाप, एल्ब्यूमिनेरिया,
गर्भकालीन विषाक्तता, हाइपरटेंशन या फिर उच्च रक्तचाप कह लीजिए, हाई ब्लड प्रेशर, सूजन, ओडेमिया, एल्ब्यूमिनेरिया, तीनों से संबंधित हैं। गर्भ के प्रारंभ में अथवा अंत में माँ के पैरों की उंगलियों में सूजन आ जाता है। गर्भकाल की विषाक्तता के कारण एक्लैम्प्टिक दौरा आता है। गर्भावस्था में किसी प्रकार का जो रक्तस्राव होता है उसको प्राकृतिक नहीं माना जाता है। ये सारी चीज़ें भी आप याद रखिएगा। एक मैं यहाँ पे और लिख रहा हूँ, एक्लैम्प्टिक, तो 3 यहाँ पर लिखे हुए हैं और एक आप इसको भी याद रखिएगा, गर्भकालीन विषाक्तता से संबंधित है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। सेशन कैसा लगा आप सभी को, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके जितना हो सके आप सभी शेयर ज़रूर कर दिया करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।